अच्छा, मैसेज आ भी गया क्या? गुड इवनिंग दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था और हमने बोला था कि टॉपिक वाइज अब आज से शुरू करेंगे। तो आज एक टॉपिक है टैक्स कर, उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि टैक्स होता क्या है। बताएंगे आप लोग, बताएंगे टैक्स क्या होता है? बैठ के जब कोई वस्तु खरीदते हैं हाँ तो उसकी सीपी पर जो ऊपर से जो हम पैसा देते हैं उसको खरीदने के लिए वो मेरा टैक्स में जाता है। चलें ऐसा करें, वस्तु खरीदने के लिए जो टैक्स देते हैं और ऊपर से पैसा देते हैं वो टैक्स कहलाता है। बच्चे आप नहीं, आप बताएंगे नहीं? देखिए चार वर्ड हैं, एक है फी, शुल्क, दूसरा है बिल, तीसरा बच्चों फाइन एंड फोर्थ इज टैक्स। तो आप लोगों ने हमें क्या दिया है? तो आप लोगों ने हमें दिया है फी, शुल्क। तो ये कहते हैं फी इज अ कंपल्सरी पेमेंट फॉर सर्विसेज, सेवाओं के बदले में दिया गया भुगतान फी कहलाता है। ट्यूशन फी, हॉस्पिटल फी, एजुकेशन फी, जो भी हम कुछ सर्विस के बदले में दे रहे होते हैं वो हम फी कह रहे होते हैं। और बच्चों बिल, इट इज ऑल्सो पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यह भी वस्तु या सेवा के लिए दिया जाता है। बस अंतर क्या है, हम फी देते हैं बिफोर, सेवा से पहले, और बच्चों हम बिल देते हैं आफ्टर, सेवा के बाद। जैसा हम इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, और फी हम बिफोर। तो दोनों के दोनों हमने कहा कि कंपलसरी पेमेंट है, जो सरकार को देते हैं या किसी वस्तु को खरीदते हैं तो किसी व्यक्ति को देते हैं। बस अंतर है कि फी हम बिफोर दे रहे होते हैं और बिल आफ्टर दे रहे होते हैं। फाइन क्या होता है? ये हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भुगतान करते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। यानी इसका पर्पस रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है, इसका पर्पस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। हमने कोई लॉ तोड़ा है, ब्रेक किया है, तो इसके लिए हम फाइन दे रहे होते हैं। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हो गए गवर्नमेंट के रेवेन्यू के, इससे गवर्नमेंट को पैसा प्राप्त होता है। अब बात हो रही है टैक्स की। टैक्स क्या होता है? तो हम ऐसा बोलते हैं, टैक्स इज ऑल्सो अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, यह भी सरकार को दिया गया एक अनिवार्य भुगतान है, बट परंतु विदाउट एनी डिमांड। इसके बदले में हम और आप कोई डिमांड नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने हमें फी दिया है तो आप हमसे सर्विस की डिमांड कर सकते हैं। आप बिल तभी देंगे जब आपने सर्विस लिया होगा, लेकिन टैक्स के बदले में आप और हम कोई डिमांड नहीं कर सकते। तो चाहे तो लिख सकते हैं, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बट विदाउट एनी डिमांड। कर सरकार को दिया गया अनिवार्य भुगतान है, परंतु इसके बदले में कोई मांग नहीं किया जा सकता है, बट विदाउट एनी डिमांड। हाँ, सरकार हमें कुछ दे दे, रोड दे दे, इलेक्ट्रिसिटी दे दे, ट्रांसपोर्टेशन दे दे, लॉ एंड ऑर्डर दे दे, लेकिन हम ये कहें कि जी हमने टैक्स ज़्यादा दिया और हमारे घर का अगर स्विमिंग पूल हो, हमने टैक्स दिया और हमें एक्स्ट्रा पुलिस वाले मिले, तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो हमने कहा कि टैक्स सरकार अनिवार्य रूप से लेती है, लेकिन इसके बदले में मैं और आप कोई डिमांड नहीं कर सकते। जबकि इन तीनों में क्या है, कंडीशनल है। तो एक पॉइंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर कि टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, लेकिन इसके बदले में सरकार से हम और आप कुछ नहीं कह सकता है। यदि आप ध्यान से देखें
तो क्या पूरे देश में ऐसी कोई सुविधा है जो टैक्स देने वालों को ही मिलती है? रोड सबको मिलता है, पुलिस सबको मिलता है, वोट डालने का अधिकार हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो 18 वर्ष से ज़्यादा आयु का हो। लेकिन बच्चों सर्विस किसको मिलेगी? जिन्होंने पेमेंट किया है। तो हमने कहा टैक्स के बदले में आप और हम कोई डिमांड नहीं कर सकते। अब प्रश्न है कि क्या टैक्स देना होगा, ऐसा कहीं लिखा गया है? तो जवाब है कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 कहता है कि गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। इन्हें हम ये लिख सकते हैं कि टैक्सेस इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 265, करों को अनुच्छेद 265 की मदद से लगाया जाता है। यानी टैक्स लगाने का जिक्र कहाँ पे किया गया है? तो हमने कहा आर्टिकल 265 में। यदि ये आर्टिकल नहीं होता तो सरकार जब चाहती, जैसे चाहती, जो टैक्स चाहती लगा देती, या ये आर्टिकल नहीं होता तो मैं और आप टैक्स देने से मना कर सकते थे। तो इस आर्टिकल के हो जाने से सरकार भी सुरक्षित हो गई और मैं और आप भी सुरक्षित हो गए। खैर, हमने दो बातें कही, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट बट विदाउट एनी डिमांड, और टैक्स अनुच्छेद 265 के अनुसार लगाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं? ठीक। अब प्रश्न है कि टैक्स क्यों लगाया जाता है? तो बच्चों, टैक्स लगाया जाता है सब्सिडी के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, रोड के लिए। टैक्स लगाया जाता है पुलिस वालों को सैलरी देने के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए। यानी देश का सारा खर्चा कहाँ से पूरा किया जाता है? टैक्स से। इसलिए सरकार लीगली भी आपसे टैक्स लेने के लिए बाउंडेड है और मोरली भी सरकार आपसे कहती है कि टैक्स दें ताकि हम देश का विकास कर सकें। तो यहाँ तक शायद कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब बच्चों एक बेसिक सा क्वेश्चन कि टैक्स कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों टैक्स कई प्रकार के हैं। हम आगे चल के सीखेंगे, एड वैलोरम टैक्स भी सीखेंगे, बहुत सारे टैक्स सीखेंगे। अभी के लिए हम टैक्स को मेनली दो तरीके से बांटते हैं। वन इज डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। आप में से बताएंगे कोई डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? आप तो बच्चे आता नहीं आपको, चलो कोई बात नहीं। ऑनलाइन वालों कोई बताओगे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? चलो मैं बताता हूं। देखो, लिखना नहीं अभी। हम कहते हैं कि वो टैक्स जिस पे लगे वो डायरेक्ट सरकार को दे दे तो उस टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और वो टैक्स जो हम किसी और के थ्रू देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। हम वस्तु खरीदने गए, हमने वस्तु खरीदी और हमने वस्तु पर टैक्स दिया, सेलर ने हमसे लेकर के आगे सरकार को दे दिया, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। और ये एक अच्छा डिफिनेशन है। लेकिन बच्चों एग्जाम में ऐसा ऑप्शन में भी नहीं होता है। एग्जाम में क्या होता है वो देखते हैं। एग्जाम में बच्चों दो वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, करापात, और एक वर्ड होता है बच्चों इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, कराघात। इन दो वर्ड के रूप में एग्जाम में हो रहा होता है। इंसिडेंस का मतलब है, करापात का अर्थ है इम्पोजिंग ऑफ टैक्स, कर को लगाना। तो मीनिंग क्या हुआ कि यदि हम ये कहें कि ए पर एक टैक्स लगा है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स,
करापात क्या है और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कराघात क्या है। तो हमने कहा कि कर को लगाने की घटना को इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहते हैं। जैसे बच्चों ए के प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा तो ए के हिसाब से क्या होगा, इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन ए पर करापात हुआ है। हम ये कहें कि मुकेश की इनकम पर टैक्स लगा है तो क्या कहा जाएगा, मुकेश के इनकम पर करापात हुआ है। हम ये कहें कि आप एक्स वस्तु खरीदने गए हैं, एक्स वस्तु पर कर लगा है तो उस घटना को क्या कहेंगे हम, करापात। यानी सिंपली हमने एक वर्ड सिखाया कि कर के लगाने की घटना को क्या कहते हैं, करापात। CGL 2014 का क्वेश्चन है ये कि कर लगाने की घटना को क्या कहते हैं, करापात। क्लियर होगा, सिंपली कर लगाना क्या है तो करापात, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। और बच्चों जब टैक्स को हम पे कर देते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स, कर के भुगतान को हम कहते हैं कराघात। क्लियर है, तो टैक्स लगाने की घटना को करापात और टैक्स पे करने की घटना को कराघात। ए की प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा तो क्या कहा जाएगा, ए की प्रॉपर्टी पर इंसिडेंस हुआ है, करापात हुआ है। ए ने पे कर दिया तो क्या कहा जाएगा, एक पर कराघात हुआ है। तो दोनों बात क्लियर होगी, ऑनलाइन वालों भी आप लोग को भी। तो टैक्स लगाने को करापात और टैक्स को पे करने को कराघात कह रहे हैं। इन दोनों वर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। तो देखो हमने कहा था जिस पे लगे वही दे दे तो क्या कहा जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। अब एग्जाम में क्या कहा जाएगा, जब इंसिडेंस ऑफ टैक्स करापात और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कराघात एक ही बिंदु पर हो तो इस घटना को क्या कहेंगे हम, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। यानी सामान्य बोलचाल में हम क्या करते हैं कि कर जिस पे लगे वही दे दे तो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट। अब एग्जाम में क्या कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष कर में क्या होता है, तो इंसिडेंस और इम्पैक्ट क्या होता है, एक ही व्यक्ति पर होता है। तो हम लिखेंगे इस टैक्स की परिभाषा के रूप में कि दैट इज डायरेक्ट टैक्स मीन्स कॉमन पॉइंट ऑफ incidence of tax and impact of tax। जब करापात एवं कराघात एक ही बिंदु पर हो तो इस घटना को क्या कहा जाएगा बच्चों, प्रत्यक्ष कर कहा जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स जब करापात एवं कराघात अलग अलग बिंदुओं पर हो तो इस टैक्स को हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। Different point of incidence of tax and impact of tax जब करापात एवं कराघात अलग अलग बिंदुओं पर हो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो सिंपली शब्दों में हमने कहा जिस पे लगे वो डायरेक्ट दे तो डायरेक्ट टैक्स, जिस पे लगे वो डायरेक्ट ना दे किसी और के थ्रू दे तो क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स। डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स और कॉमन पॉइंट इज डायरेक्ट टैक्स। यानी हमने वही कहा कि जिस पे लगे वो दे दो डायरेक्ट और जिस पे लगे वो किसी और के थ्रू दे तो क्या कहा जाएगा, इनडायरेक्ट। हम इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, दो तीन कन्फ्यूजन है वो पहले क्लियर कर लेते हैं। हमें लगता है कि इनडायरेक्ट टैक्स कोई और देता है और डायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्ट देते।
देखिए डायरेक्ट टैक्स भी वही व्यक्ति देगा जिस पे लगेगा, एक ही प्रॉपर्टी पे लगा यही देगा। आप मूवी देखने गए हैं तो आप ही देंगे, बस अंतर क्या है कि आपने मूवी वाले को दिया और मूवी वाले ने सरकार को दे दिया। जैसे मान लीजिए एक तरीका था कि आप मूवी देखने जाते और सरकार आपके घर नोटिस भेजती है कि इतने तारीख को इतने बजे इस सिनेमा हॉल में ये शो देखने आए थे, उसका टिकट, उसका मूवी टिकट टैक्स दे दीजिए। अब हो सकता है टिकट आपके पापा जी पा जाएं और पापा जी की बेटा ऐसी मूवी भी देखते हो क्या? आपने कहा नहीं, मैं तो उस रास्ते से नहीं गुजरता हूँ जिसमें सिनेमा हॉल आता है। अब पापा ने जाके कोर्ट में केस किया कि ऐसा करो, प्रूफ करो कि मेरा ही बेटा मूवी देखने गया था, तो पॉसिबल होगा? नहीं। तो सरकार ने क्या कहा मूवी वाले को कि ऐसा करना, टिकट के साथ टैक्स लगा लेना और लगा करके हमें दे देना। यानी पॉइंट क्या है कि दे हम ही रहे हैं, बस अंतर है कि हम डायरेक्ट ना देके किसी और के थ्रू दे रहे हैं। और यहाँ जब हमारे इनकम पे लगा था हमने डायरेक्ट सरकार को दे दिया। क्लियर है यहाँ तक? यानी सिर्फ एक पॉइंट हमने सीखा कि डायरेक्ट टैक्स सीधे सरकार को दिया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स किसी और के थ्रू दिया जाता है। एग्जाम के पॉइंट व्यू में इंसिडेंस और इम्पैक्ट इस रूप में ऑप्शन में रहेगा। लास्ट ईयर CDS का क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कॉमन पॉइंट पे होते हैं या डिफरेंट अलग अलग पॉइंट पे होते हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हुआ कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। हमने दोनों तरीके से बताया, एक आसान लैंग्वेज में भी और एक टिपिकल लैंग्वेज में भी। यदि आप छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करें रेलवे या कांस्टेबल की, तो इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हाँ CGL CDS के लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो आपको करापात और कराघात का मतलब समझ में आना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम एग्जाम में कैसे पहचाने कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। तो बच्चों इसका तरीका है कि जो टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं, वस्तुओं और सेवाओं पर, उन सभी टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाले टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट टैक्स कह रहे हैं। जैसे लिखिएगा नहीं, सुनिए अभी। इंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर। इंटरटेनमेंट क्या होता है बच्चों? सर्विस, सेवा। हमने लास्ट क्लास में सिखाया था कि गुड्स और सर्विस में क्या अंतर है। तो हमने कहा था गुड्स को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को हम देख सकते नहीं है, टच भी नहीं कर सकते। तो इंटरटेनमेंट, मनोरंजन किस में आएगा? सर्विसेज में। तो कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। हम बात करें बच्चों आपसे ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, परिवहन कर। परिवहन क्या है? जब हम बस में या गाड़ी में यात्रा करते हैं तो उस पर लगने वाला टैक्स, तो ये किस में आएगा? सर्विसेज में। तो कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। हम बात करें एडवर्टीजमेंट टैक्स, विज्ञापन कर। तो विज्ञापन क्या होता है बच्चों? सर्विसेज, सेवाएं। तो कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। हम बात करें आपसे एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क। तो उत्पादन किसका होगा बच्चों? वस्तुओं का। तो कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। हम बात करें आपसे टोल टैक्स। तो टोल क्या होता है? जब हम रोड यूज करते हैं तो रोड यूज करें किस में जाएगा? ये सर्विसेज में। हम बात करें आपसे वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एड क्या है? जब किसी कुछ बनाएंगे तो उसकी वैल्यू में ऐड होगा, और बनेंगे क्या? गुड्स। हम बात करें बच्चों आपसे सर्विस टैक्स, सेवा कर। तो सर्विस टैक्स क्या है? सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स। तो जब भी हम एग्जाम में कोई टैक्स दें तो आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये वस्तु या सेवा पे लग रहा है क्या। यदि वस्तु या सेवा पे लग रहा है तो क्या होगा? ये इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो ये बियॉन्ड गुड्स एंड सर्विसेज लगते हैं, वस्तु और सेवा के अलावा लगने वाले टैक्स डायरेक्ट टैक्स होते हैं। जैसे हम बात करें प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी क्या है? वस्तु है, सेवा है। ना ही वस्तु है ना ही सेवा है, तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट टैक्स में। जैसे हम बात करें बच्चों लैंड रेवेन्यू, भूमि कर।
तो भूमि क्या है बच्चों? गुड्स या सर्विस? ना ही गुड्स ना ही सर्विस, तो कौन सा टैक्स? डायरेक्ट। हम बात करें बच्चों प्रॉपर्टी टैक्स, तो प्रॉपर्टी क्या है? ना ही गुड्स ना ही सर्विस। हम बात करें कॉरपोरेट टैक्स, कंपनी पर लगने वाला टैक्स, और कंपनी क्या होता है बच्चों? तो कुछ लोग मिल करके कंपनी चला रहे होते हैं, तो कुछ लोग वस्तु या सेवा होंगे क्या? नहीं। तो कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। हम बात करें इनकम टैक्स, तो इनकम गुड्स है सर्विस है? नहीं। तो एक सिंपल सा तरीका कि जब भी हम कोई एग्जाम में आपको टैक्स दें तो आपने चेक करना है कि वस्तु या सेवा है क्या। यदि वस्तु सेवा है तो इनडायरेक्ट, और वस्तु सेवा नहीं है तो डायरेक्ट। कर लेंगे। जैसे मैं बोलूँ सेल्स टैक्स, बिक्री कर, तो बिक्री किसका होगा? वस्तु का, तो कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। हम बात करें बच्चों कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क क्या होता है? जब कोई देश, एक देश से दूसरे देश में कोई वस्तु आती जाती है तो क्या रही जा रही है? वस्तु, तो कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। ये बड़ी कन्फ्यूजन रहता है कि हम पहचाने कैसे एग्जाम में, तो हमने एक आसान सा तरीका आपको बता दिया कि जितने टैक्स गुड सर्विस पे लगेंगे वो इनडायरेक्ट, और इसके अलावा जो लगेगा वो डायरेक्ट। कर लेंगे ना? चलिए ऑनलाइन वालों भाई कुछ तो रिप्लाई करो। क्लियर है? नहीं है? कोई क्वेश्चन है? तो दो बातें हुई अब तक, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, पहचाने कैसे, ये दोनों चीजें शायद क्लियर है। चलो एक सोच के बताओ कि दोनों में से गुड टैक्स कौन सा, अच्छा टैक्स कौन सा है? अच्छा टैक्स का मतलब जस्टिस करता हो, गरीबों पे कम बर्डन, अमीरों पे ज़्यादा बर्डन। किस में होगा? डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में? डायरेक्ट में होगा। जैसे कम इनकम है तो कम इनकम टैक्स, ज़्यादा इनकम है ज़्यादा इनकम टैक्स। लेकिन कोई गरीब व्यक्ति बस में यात्रा करने जाए, अमीर व्यक्ति बस में यात्रा करने जाए, दोनों पे टैक्स सेम लगा। कोई गरीब व्यक्ति ब्रेड खरीदे, रोटी खरीदे, चावल खरीदे, अमीर खरीदे सेम, तो दोनों पे टैक्स क्या होगा? सेम लगेगा। तो कौन सा जस्टिस कौन सा कर रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट टैक्स। तो हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स इज अ गुड टैक्स। प्रत्यक्ष कर एक अच्छा कर है, और इनडायरेक्ट टैक्स इज अ बैड टैक्स, बुरा कर है। ये गरीबों पे और अमीरों पे जस्टिफाई नहीं करता है। टैक्स लगाने का पर्पस क्या था? अमीरी गरीबी के खाई को खत्म करना, सबको आगे लेके चलना। लेकिन यदि आप एक ऐसा टैक्स लगा रहे हैं जो गरीब पे भी उतना ही बर्डन डाल रहा है, अमीर पे भी उतना ही डाल रहा है, तो एक अच्छा टैक्स नहीं माना जाएगा। इसीलिए बच्चों डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश कौन सा टैक्स लगाते हैं? डायरेक्ट। और डेवलपिंग कंट्री या बैकवर्ड कंट्री मजबूर हैं वो कौन सा टैक्स लगाते हैं? इनडायरेक्ट। क्लियर? तो साथियों अब इसको थोड़ा सीखते हैं कैसे, क्या होता क्या है। जो लिख रहे हो वो लिखना नहीं है, समझना है इसे। मान लो आपने 5 लाख रुपए कमाए और 1 लाख रुपए आपने टैक्स के रूप में दिया, 4 लाख रुपए लेके घर चले गए। ये 1 लाख कौन सा टैक्स दिया आपने? इनकम टैक्स दिया। अब 4 लाख रुपए लेके घर गए हैं, तो घर जाने के लिए आपने ट्रांसपोर्टेशन किया है तो आप टैक्स देंगे। आपने फूड लिया है आप टैक्स देंगे। आपने क्लॉथ्स खरीदा है आप टैक्स देंगे। आपने शूज़ खरीदा है आप टैक्स देंगे। आप मूवी के लिए जाएंगे आप टैक्स देंगे। आप मेडिसिन लेंगे टैक्स देंगे। आप बच्चे के एजुकेशन के लिए जाएंगे आप टैक्स देंगे। आप कुछ भी कर लीजिए टैक्स जरूर लिया जाएगा। दिक्कत ये नहीं कि टैक्स लिया जा रहा है, दिक्कत ये है कि ऑलरेडी टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा था उससे मैं कुछ खरीद रहा हूँ, तो उस पर टैक्स क्यों लग रहा है? सोचने वाली बात है। इस पर तो नहीं लगना चाहिए था। जब एक बार मैंने टैक्स दे ही दिया तो दोबारा क्यों टैक्स लगा रहे हो? और दूसरा, जब हर चीज़ पे टैक्स लगेगा
तो वस्तु का प्राइस क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। और जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो सप्लायर सप्लाई क्या करेगा? कम करेगा। और बच्चों सप्लायर सप्लाई कम करेगा तो लोगों को जॉब कम मिलेगा, और लोगों को जॉब कम मिलेगी तो लोगों की इनकम कम होगी। और बच्चों इनकम कम होगी तो इनकम टैक्स भी क्या होगा? कम होगा। तो सरकार का तो खर्चा चल ही नहीं रहा है और देश को चलाना है, यहाँ से पैसा नहीं आ रहा तो सरकार क्या करेगी? फिर वस्तुओं पर लगाएगी, और वस्तुओं पर लगाएगी तो वस्तु क्या हो जाएगी? और महंगी हो जाएगी। और वस्तु और महंगी हो तो इनकम क्या होगा? और कम हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है कि डेवलपिंग कंट्री इसी चीज़ में उलझे रहते हैं, और वो ज़्यादा टैक्स कहाँ से लेके आते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स से, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स से उनको कोई पैसा मिल नहीं पा रहा होता। क्लियर है? डेवलप्ड कंट्री में क्या होगा? मान लो आपने 5 लाख कमाया, 1 लाख रुपए लेके घर गए टैक्स देके, तो 4 लाख रुपए मिला। इस 4 लाख को लेकर के आपने मूवी खरीदी, कोई टैक्स नहीं है। मेडिसिन लिया, कोई टैक्स नहीं है। वॉच खरीदे, कोई टैक्स नहीं है। रजिस्टर खरीदे, कोई टैक्स नहीं है। हेल्थ के ले गए, कोई टैक्स नहीं है। मोबाइल खरीदे, कोई टैक्स नहीं है। आप सुनते होंगे विदेशों से जब कुछ मंगाते हैं घड़ी या मोबाइल तो सस्ता पड़ता है, वो यही कारण है, यहाँ पे टैक्स लगता ही नहीं। और बच्चों जब टैक्स नहीं लेगा तो वस्तु का प्राइस क्या रहेगा? कम। प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा बच्चों, सप्लाई ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा, जॉब ज़्यादा, और जॉब ज़्यादा तो इनकम ज़्यादा, और इनकम ज़्यादा तो इनकम टैक्स ज़्यादा। तो सरकार क्या करेगी? यहाँ और छूट देगी, तो वस्तु क्या होगी? और सस्ती रहेगी। तो डेवलप्ड कंट्री ज़्यादा पैसा कहाँ से लेके आ रहा है? डायरेक्ट से। और डेवलपिंग कंट्री को यहाँ से मिल नहीं रहा है तो मजबूर होकर यहाँ पे टैक्स लगा रहा है। तो ऐसा कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री में मेनली कौन सा टैक्स लगाया जाता है? डायरेक्ट टैक्स। और डेवलपिंग कंट्री में मेनली कौन सा टैक्स लगाया जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? एक पॉइंट और देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? ढेर सारा टैक्स लग रहा है, नहीं? एक्साइज, कस्टम, सेल, ये वो बहुत सारा। तो जब ढेर सारा टैक्स लगेगा तो गवर्नमेंट को ढेर सारा पैसा आएगा, नहीं? तो ढेर सारे टैक्स को कलेक्ट करने के लिए ढेर सारा डिपार्टमेंट रहेगा, नहीं रहेगा? रहेगा। ढेर सारा डिपार्टमेंट रहेगा तो सरकार का खर्चा ढेर सारा होगा, पेपर वर्क, फाइल वर्क, सैलरी, मेंटेनेंस। और ढेर सारा खर्चा होगा तो गवर्नमेंट को पैसा क्या मिलेगा? कम। यहाँ पे क्या है? एक ही टैक्स लग रहा है, तो एक ही टैक्स लगेगा तो नो डाउट यहाँ पर कम टैक्स आएगा। लेकिन एक ही टैक्स लग रहा था, डिपार्टमेंट भी छोटा होगा, लोग भी कम होंगे, खर्चा भी कम होगा, टैक्स चोरी के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो सरकार का खर्चा कम, ओवरऑल पैसा ज़्यादा। तो ध्यान से देखो तो दो बातें हुई। यहाँ पर लोगों पे बर्डन ज़्यादा पड़ा, लेकिन गवर्नमेंट को, लोगों को टैक्स, सरकार को टैक्स कम मिला। यहाँ पे लोगों पे बर्डन कम पड़ा है लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा मिला। तो कौन सा टैक्स लगाना चाहिए? डायरेक्ट। तो ये हमने दो बातें सिखाई कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, पहचाने कैसे, और कौन सा लगना चाहिए। अब एक काम का पॉइंट है कि भारत में ज़्यादा टैक्स कहाँ से आ रहा है, बताओगे? हैं बच्चों? भारत में इनडायरेक्ट ज़्यादा है। ऑनलाइन वालों बताओ ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से? वहाँ थोड़ा लेट से चलता है। आप लोग का क्या है? तो अभी भारत में डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा पैसा आ रहा है, अराउंड 55.42%, यानी लगभग 56% का भारत में कहाँ से आ रहा है? डायरेक्ट टैक्स। तो
तो लिख लो एक पॉइंट। अराउंड 56% टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, लगभग 56% कर भारत में प्रत्यक्ष कर से प्राप्त किया जा रहा है। 56% टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, 56% कर भारत में प्रत्यक्ष कर से प्राप्त किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि भारत डेवलप्ड कंट्री हो गया या भारत के लोग अमीर हो गए। बेसिकली भारत के कुछ कंपनियां इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि अधिकांश टैक्स वही दे रही, तो इसलिए ओवरऑल हमारा टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है। तो ये तो हो गया कि भारत में ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, तो हमने कहा डायरेक्ट टैक्स। अब जो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्या आता है वो देखते हैं। तो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सीखते हैं। एक चार्ट बना लीजिए साथ के साथ। टैक्स को दो तरीके से, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में वो टैक्स कौन सा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, केंद्र सरकार, और वो टैक्स कौन सा है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, राज्य सरकार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाते हैं बच्चों कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर, इनकम टैक्स आयकर, वेल्थ टैक्स धन कर, गिफ्ट टैक्स उपहार कर, ये मेनली 4 टैक्स हम लगा रहे हैं अभी। हालांकि चारों लग भी नहीं रहा है, 4 मेनली डायरेक्ट टैक्स में रख सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट वाले में हम लगा रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी कर, दूसरा लैंड रेवेन्यू, भूमि कर, और तीसरा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, कृषि आयकर। तो ये तो हो गए डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट। मुकेश देख रहा है किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा है सर लास्ट में। इंडिया डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश है। नेशनल इनकम में हम एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जिन देशों का वैल्यू 5 पॉइंट से 8 पॉइंट तक आएगा, या 0 से 4.9 तक, और 0.8 से 1 तक, तो ये अंडर डेवलपिंग, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के रूप में। तो अभी हम डेवलपिंग के स्लॉट में कैसे होता है, क्या होता है, ये हम आगे चल के सिखाएंगे आपको। अभी के लिए कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। और बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, यहाँ पर भी सेंटर और स्टेट का अलग अलग। केंद्र सरकार पहला है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर,
और बच्चों सर्विस टैक्स, सेवा कर। ये तो हो गए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के 4 टैक्स, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स। और बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स में स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से टैक्स हैं? पहला है सेल्स टैक्स, बिक्री कर। दूसरा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। मूल्यवर्धित कर। तीसरा है टोल टैक्स, टोल कर। ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, परिवहन कर। एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर। अगला है लग्जरी टैक्स, विलासिता कर। अगला है बच्चों ऑक्ट्रॉय, चुंगी कर। एंट्री टैक्स, प्रवेश कर। और बच्चों एडवर्टीजमेंट टैक्स, विज्ञापन कर। एडवर्टीजमेंट टैक्स, विज्ञापन टैक्स के बाद आ जाइए स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप शुल्क। बना लीजिए। देखो कोई क्वेश्चन है मुकेश बच्चे का? तो जीएसटी आने के बाद ही यह टैक्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, लेकिन एग्जाम में पूछ रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपके कवर करेंगे जीएसटी पढ़ाएंगे तो। कोई टैक्स ना दिख रहा हो बोर्ड पे या आप लोग को लाइव क्लास में, तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्या लिखा है, किसके नीचे क्या है। लिख दिए? चलो पहला लिखो कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा? सब दिख रहा है। ठीक, 5 कुछ लिखा है किसी ने। 5 नंबर। 5 नंबर में स्टेट गवर्नमेंट में है इंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर। देखें इनिशियली निगम कर के बारे में, इनिशियली प्रारंभ में
entertainment tax was known as, sorry entertainment कर रहे हैं, corporate tax was known as super tax। प्रारंभ में निगम कर को सुपर टैक्स कहा जाता था। अब कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है ये सीखते हैं। तो लिखिए एक पॉइंट, कॉर्पोरेट टैक्स इम्प्लीमेंटेड ऑन, निगम कर इम्प्लीमेंटेड ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, कंपनियों के शुद्ध लाभ पर लगने वाला कर निगम कर कहलाता है। नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, कंपनियों के शुद्ध लाभ पर लगने वाला कर निगम कर कहलाता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चों किसी कंपनी की रिसीविंग प्राप्ति 200 लाख रुपए यानी 2 करोड़ रुपए, कंपनी का एक्सपेंडिचर व्यय खर्चा 60 लाख, तो बच्चों कंपनी का प्रॉफिट 40 लाख रुपीज, सॉरी 140 लाख रुपीज। बुलाइएगा संदीप को होगा, क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्लास कट हो गया। जल्दी बुलाइए। क्लास के टाइम यहीं रहा करो जब तक बाहर से काम, क्लास चल रहा होगा। दिख रहा होगा सारा जो अभी ब्रेक। बच्चों अब आ रही है आवाज पूरी क्लियर, वीडियो आवाज सब। चले, हमने कहा किसी कंपनी को पैसे आ रहे 2 करोड़ रुपए और खर्चे हैं 60 लाख, तो कंपनी का प्रॉफिट हो गया 1.40 लाख या 140 लाख। तो पहले सरकार इसी पे कॉर्पोरेट टैक्स ले लेती थी, लेकिन अब कह रहे हैं कि जितना आप कमाएंगे उसका 2% आप हमें CSR के रूप में दीजिए। CSR इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सामाजिक निगम दायित्व। जैसे हम लोग आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो एसी चला रहे हैं तो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा। तो सरकार कह रही है कि जब आप कमा रहे हैं तो आप समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो अपनी कमाई का कुछ पैसा दीजिए ताकि हम समाज के ऊपर खर्चा कर सकें। तो जैसे 140 लाख का 2% कितना होगा, करो मुकेश मैथ। तो 2,80,000। एक 1,40,00,000 में से 2,80,000 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? एक करोड़
37,20,000 रुपये। सही बात है, पक्का ना? ठीक, तो इसको कहा जाएगा बच्चों नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। इस पर जो टैक्स लगेगा उसी को कहा जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स, CSR के बाद। जैसे अभी CSR को लेकर के सरकार इस पैसे को कहाँ खर्च कर रही है, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे, गंगा के सफाई के लिए। लास्ट ईयर UPPCS का क्वेश्चन कि कॉर्पोरेट टैक्स से आने वाले CSR का पैसा कहाँ खर्चा कर रहे हैं, तो हमने कहा नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर। तो हमने लिखा था कि नेट प्रॉफिट पर लगने वाला कर, यह है नेट प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं। अब एक किस रेट से लगा रहे हैं, तो बच्चों रेट तो है 30% और 40%। 30% फॉर इंडियन कंपनी, भारतीय कंपनियों पर 30% और विदेशी कंपनियों पर 40%। अब एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए ज्वाइंट वेंचर बन जाए विदेशी और भारतीय का, तब कितना लगेगा? तो ध्यान रखना है कि विदेशी भारतीय कंपनी जैसे टाटा डोकोमो है या बजाज एलायंस, कभी 50-50 नहीं होगा, या तो 49 होगा या तो 51 होगा, यानी कुछ भी हो सकता है, 50-50 नहीं हो सकता है। तो बच्चों जिसका शेयर ज़्यादा होगा, मान लो इंडियन कंपनी का शेयर ज़्यादा है, तो कितना टैक्स लगेगा? 30%। विदेशी कंपनी का शेयर ज़्यादा है तो कितना टैक्स लगेगा? 40%। जिसका शेयर ज़्यादा होगा उसका लॉ काम करेगा। तो ये तो है कि रेट क्या है, तो हमने कहा 30% और 40%। लेकिन इस बार के बजट में पढ़ा होगा कि यदि कोई कंपनी ₹400 करोड़ कमाएगी, 400 करोड़ तक, तब उसका रेट होगा 25%। और विदेशी कंपनी यदि 400 करोड़ तक कमाएगी तो उसका रेट होगा 35%। सामान्य रेट तो है 30 और 40 ही, लेकिन यदि 400 करोड़ से कम कमा रही कंपनी तब उस पर 25% का रेट लगेगा। क्लियर है? मान लीजिए कोई कंपनी 160 करोड़ कमाई तो क्या रेट देगी? 25 यदि भारतीय है तो, और 410 करोड़ कमाई तो 30%। तो ये तो हुआ कि रेट क्या है और कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है। एक पॉइंट लिखें, 12% सरचार्ज also implemented at corporate tax। निगम कर पर 12% अधिभार भी लगाया जाता है। 12% सरचार्ज also implemented on corporate tax। निगम कर पर 12% अधिभार भी लगाया जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन है कि सरचार्ज क्या होता है, अधिभार क्या होता है। तो बच्चों सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, कर पर लगाकर। कर पर लगने वाला कर सरचार्ज कहलाता है। तो जैसे हमने कहा इंडियन कंपनी पर 25% टैक्स और 12% सरचार्ज। तो 25% प्लस 12% और 25%। 25% का 12% कितना होगा?
तो इंडियन कंपनी को कुल कितना टैक्स देना होगा? 28%। तो 12% सरचार्ज लग गया, अधिभार लग गया। इसी तरीके से मान लो फॉरेनर कंपनी की बात की जाए तो वो कितना देगी? 35% प्लस 12% सरचार्ज। हम ये मान के चले कि कंपनी 400 करोड़ से कम कमा रही, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 35% का 12% कितना? 4.2। तो ओवरऑल कंपनी को कितना टैक्स देना होगा? 39.2%। तब एक क्वेश्चन है कि डायरेक्ट सरकार इतना क्यों नहीं ले रही, सरचार्ज अलग से लगाने की क्या जरूरत है? तो एक पॉइंट लिख लो यहाँ तक लिखने के बाद। कॉर्पोरेट टैक्स डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। निगम कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। निगम कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाता है। परंतु सरचार्ज, अधिभार कंप्लीटली यूजेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। परंतु अधिभार का पूरा उपयोग केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। सरचार्ज कंप्लीटली यूजेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अधिभार का पूरा उपयोग केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। सरचार्ज लगाने का बेसिक पर्पज क्या है? सरकार अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहती है। क्लियर है? कॉर्पोरेट टैक्स में से कुछ हिस्सा राज्यों को देना पड़ता है, लेकिन सरचार्ज का सारा पैसा केंद्र सरकार रखती है। और दूसरा, सभी कंपनियों को सरचार्ज नहीं देना है। सरचार्ज वही कंपनी देगी जो 1 करोड़ से ज़्यादा कमाएगी। अब थोड़ा यहाँ पे और पॉइंट सीखो। सरचार्ज का जो एग्जैक्ट रेट है इस समय वो है 12% जब कंपनी 10 करोड़ तक कमाएगी, और यदि 10 करोड़ से ज़्यादा कमाएगी तो उसको देना होगा सरचार्ज कितना? 15%। तो दो बातें सीखी, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है और इस पर सरचार्ज कौन लगाता है और क्यों लगाता है, और निगम कर में से कौन पैसा कितना लेता है। अब हमने कहा था कि कॉर्पोरेट टैक्स सेंटर और स्टेट के बीच में बांटा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि रेशियो क्या है बांटने का। तो हम लिख सकते हैं कि रेशियो डिवीजन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, निगम करके बंटवारे का अनुपात। रेशियो ऑफ डिवीजन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, %58 और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, %42। जैसे मान लो अब अपना संस्थान है SOUR60, ये रजिस्टर्ड हो दिल्ली में, और ये जितना टैक्स देगा उसका एक बड़ा हिस्सा कौन ले जाएगा? केंद्र सरकार, और उसका 42% दिल्ली सरकार को मिलेगा। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गया कि कौन सा टैक्स सेंटर और स्टेट के बीच बांटा जाता है, तो जवाब हो गया कॉर्पोरेट टैक्स। और दूसरा, किस रेशियो में बांटा जाता है, तो क्या रेशियो हो गया? 58 और 42। तीसरा हो गया
जो एक पॉपुलर क्वेश्चन है हर एग्जाम में कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पैसा किस टैक्स से आता है, तो पॉइंट लिख लेंगे कॉर्पोरेट टैक्स इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार को सर्वाधिक आय निगम कर से प्राप्त होती है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को सर्वाधिक आय निगम कर से प्राप्त होती है। और इस साल के बजट के हिसाब से बात किया जाए तो केंद्र सरकार को जितना पैसा आ रहा है उसका अकेले 21% पैसा कहाँ से आ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है। तो बच्चों ये तो था पहला टैक्स, हमारे एग्जाम के लिए 2-3 पॉइंट हो गया। पहला कॉर्पोरेट टैक्स कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स किसका टैक्स है, सेंटर का है। कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या और कॉर्पोरेट टैक्स किस रेट पे लगाते हैं, और कॉर्पोरेट टैक्स में से कितना ऐसा राज्यों को जाता है, कितना स्टेट को जाता है, और सरचार्ज क्या होता है, क्लियर है। और जो एक छोटे मोटे एग्जाम का क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, तो कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। चलो अगला हेडिंग डालो, इनकम टैक्स, आयकर। आयकर बच्चों इंडिया में 24 जुलाई 1860 को लगाया गया था, इसीलिए हर साल 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाते हैं। और ये मना रहे हैं 2010 से। इनकम टैक्स का 150 साल पूरा हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में हर साल हम इनकम टैक्स डे मना रहे हैं। कितने तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं, 5 लाख। अट्ठारह साल से लेकर के 60 साल तक की आयु के लिए अलग स्लैब है। 60 साल से लेकर के 80 साल तक के व्यक्ति के लिए अलग, और मोर देन 80 ईयर अलग। इनको कहते हैं नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। नागरिक, वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक। इनकम, रेट ऑफ टैक्स, यदि 2.5 लाख तक कमाएंगे तो कोई टैक्स नहीं होगा। 3 लाख तक कमाएंगे तो भी टैक्स नहीं होगा। 5 लाख तक कमाएंगे तो भी कोई टैक्स नहीं होगा।
2.5 लाख से 5 लाख तक कमाएंगे तो इसमें होगा बच्चों 5%। यहाँ 3 लाख से 5 लाख में 5%, यहाँ 5% का कोई स्लैब नहीं। 5 लाख से 10 लाख पे 20%, 5 लाख से 10 लाख में 20%, और 5 लाख से 10 लाख पे 20%। 10 लाख से 50 लाख पे 30%, 10 लाख से 50 लाख पे 30%, 10 लाख से 50 लाख 30%। 50 लाख से 1 करोड़ पर 30% टैक्स और 10% सरचार्ज। 50 लाख से 1 करोड़ पर 30% टैक्स और बच्चों 10% अधिभार। 50 लाख से 1 करोड़ पर 30% टैक्स और 10% अधिभार। एक करोड़ से 2 करोड़ पर 30% टैक्स और 15% अधिभार। 1 करोड़ से 2 करोड़ पर 30% टैक्स और 15% सरचार्ज। 1 करोड़ से 2 करोड़ पर 30% टैक्स और 15% सरचार्ज। फिर बच्चों 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 30% टैक्स और 18% सरचार्ज। 2 करोड़ से 5 करोड़ पर 30% टैक्स और 18% सरचार्ज। 2 करोड़ से 5 करोड़ पर 30% टैक्स और 18% सरचार्ज। और बच्चों 5 करोड़ से अधिक कमाएंगे तो 30% टैक्स और 25% सरचार्ज। 5 करोड़ से अधिक कमाएंगे तो 30% टैक्स और 25% सरचार्ज। 5 करोड़ से अधिक कमाएंगे तो 30% टैक्स और 25% सरचार्ज। लिख लीजिए और कोई क्वेश्चन है मन में तो पूछिए। संदीप कोई कॉल भी है? नहीं क्या? बस कोई क्वेश्चन है देखो तो। पाँच लाख वाली कहानी क्या अभी बताएंगे, एक बार इसको जब करेंगे तो थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर सकते हैं, नीचे वाला भी दिख जाएगा।
नहीं, इसको थोड़ा सा उठा देंगे मैं पीछे से तो बात बन जाएगी। बिल्कुल थोड़ा सा बस, ना ना उससे नहीं। चलिए खोलिए। लिख दिए। एक भी लिख लोगे तब भी सही है, सिर्फ सिर्फ में अंतर है, बाकी में नहीं। इसमें 2.5 लाख 5 लाख बाकी सब सेम है। अगर क्वेश्चन बताओ तो सभी लोग, यदि मान लो कोई व्यक्ति 55 साल का हो और 50 लाख कमाता हो, 40 लाख कमाता हो तो कुल कितना टैक्स देगा? 55 साल का है और 40 लाख कमा रहा है तो कुल टैक्स कितना देगा? परसेंट नहीं, एग्जैक्ट कितना अमाउंट देगा वो बताओ। चालीस लाख कमा रहा है तो कितना टैक्स देगा? 12 लाख। ऑनलाइन वाले 50 साल का है, 40 लाख कमा रहा है, यानी 60 साल से कम उम्र का है, 40 लाख कमा रहा है, कुल कितना टैक्स? 12 लाख। 12 लाख गलत है, 12 लाख के अलावा। करके देखो। 12 लाख ही आ रहा है। अच्छा, 12 लाख बिल्कुल गलत जवाब है। हाँ? देखो, अब 40 लाख कमा रहा है तो 2.5 लाख तक तो छूट उसको भी दोगे, अभी तो नागरिक है देश का। 2.5 लाख से 5 लाख में उस पर भी उतना ही टैक्स लगाओ जितना बाकी लोगों पे लगा रहे हो। 2.5 लाख से 5 लाख का 5% कितना? 2.5 लाख, 2.5 लाख का 5% 12,500। 5 लाख से 10 लाख जो लोग कमा रहे हैं उन पर कितना दिया जा रहा है? 20%। 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना गैप होता है? 5 लाख का 20% कितना? 1 लाख रुपए। और 10 लाख से 40 लाख पर 30%, तो 50 लाख तक तो कमाए नहीं, तो दोनों का गैप कितना? 30 लाख। तो 30 लाख का 30% कितना? 9 लाख। तो ओवरऑल कितना? अभी 40 लाख का जोड़ के देखो, 30 लाख 35 लाख 37 लाख और 40 लाख, जो स्लैब दिया वैसे ही कैलकुलेट करना। आता नहीं है एग्जाम में क्योंकि बहुत सारे छूट है, बहुत सारे कंडीशन है, यहाँ में जान के रखना है। नहीं, ये तो हुआ कि टैक्स, इनकम टैक्स कैसे चाहो तो लिख लो, लिखना हो तो। एक और करके देखोगे? चलो बताओ, 55 साल का है और 80 लाख कमाता है तो कुल कितना टैक्स देगा? 55 साल का है और 80 लाख कमाता है। पचपन साल 80 लाख, कुल टैक्स कितना?
ऑनलाइन वाले आप लोग जवाब दो। आप आज मैटर डाल देंगे पीडीएफ पहली क्लास का? ग्यारह लाख 32,500 सोच के देखो। 40 लाख में 10,000 12,500 आया था और 80 लाख में सिर्फ 11 लाख आया। कहीं ना कहीं ब्लंडर हुआ है। हाँ मुकेश कितना? अच्छा मुकेश, तुम वो मुकेश नहीं हो ना, मैं गुटखा खाया करता था अब मैं नहीं खा पाऊंगा। देखो पीछे कुछ जवाब आया है। चलो चेक करते हैं। 25,12,500। चलो देखते हैं। इस बार है 80 लाख और उम्र 55 ही है, मतलब 60 से कम वाला ही। तो बच्चों 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स लगेगा नहीं। और 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%। तो 2.5 लाख से 5 लाख का गैप कितना है? 2.5 लाख का 5% कितना? 12,500। और 5 लाख से 10 लाख पर 20%। 5 लाख से 10 लाख का गैप कितना है? 5 लाख। 5 लाख का 10% कितना? 20% कितना? 1 लाख रुपये। और 10 लाख से 50 लाख पर 30%। कितना है ये? 40 लाख। 40 लाख का 30% कितना? 12 लाख रुपये। और फिर 50 लाख से 80 लाख पर 30% टैक्स और 10% सरचार्ज। तो ये 30 लाख का 30% कितना? हाँ 33 हो गया, बात वही है। 9 लाख रुपए। और 9 लाख रुपए का 10% कितना? 90,000 रुपये। इतना टैक्स देगा। जोड़ के देखिए कितना आ रहा है। इतना टाइम थोड़ी लगता है, जल्दी जोड़ो। दस लाख, 22 लाख, 23 लाख, 23,500 है, 23,02,500, 23,02,500 आएगा, है ना? तेईस लाख 2,500 ठीक लिखा है? ठीक। तो ये आएगा नहीं एग्जाम में, बस वैसे बता रहे कैलकुलेट कैसे होता है। चलो, तो ये तो इनकम टैक्स कैसे लगाते हैं। एक बच्चे ने पूछा कि आप 5 लाख तक का जुमला था, तो जवाब है नहीं। अब ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, दिक्कत ये। लेकिन टू द पॉइंट बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 5 लाख तक कमाए तो उसको कुल कितना टैक्स देना है? 2.5 लाख तक फ्री है, और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% कितना है ये? 12,500। तो कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति 5 लाख तक ही कमाएगा तब उसको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन 5 लाख से ऊपर कमा रहा है
तो उसको ये भी देना होगा और ये भी देना होगा। यानी 5 लाख तक छूट सिर्फ उसी को मिलेगा जिसने 5 लाख रुपए तक कमाया होगा। 5 लाख से ऊपर कमाने वाले व्यक्ति पर यहाँ पर 5% देना होगा। समझ पा रहे हैं? यानी छूट सिर्फ एक्चुअल में है कितना, 2.5 लाख तक सबको, लेकिन 5 लाख तक छूट किसको है, जो सिर्फ 5 तक ही कमाएंगे। तो हम न्यूज़पेपर में या चुनाव में क्या कहते हैं, 5 लाख तक हमने टैक्स फ्री कर दिए। खैर, अब है कि इनकम कहाँ कहाँ से होती है, सोर्सेस ऑफ इनकम, आय के स्रोत। तो आय के स्रोत कहाँ कहाँ से? पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय। दूसरा, इनकम फ्रॉम बिजनेस, व्यवसाय से है। आप ऑफिसर बनेंगे तो आपको जो सैलरी होगी वो इनकम से। पापा जी बिजनेस करें तो वहाँ से जो पैसा आएगा बिजनेस का इनकम। तीसरा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजी प्राप्ति से आए। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 60 लाख की और 70 लाख में बेच दी, तो जो पैसा आया दैट इज कैपिटल गेन। आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा 4 लाख का और 5 लाख में सेल किया, दैट इज कैपिटल गेन। और चौथा है इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी, रेंट से या इस तरह की किसी चीज़ से आप पैसे कमा रहे हैं, वो भी आएगा इसमें। चौथा है, पांचवा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य स्रोतों से आए। तो अदर सोर्स क्या क्या हो सकता है बच्चों? गिफ्ट हो सकता है, लॉटरी हो सकती है, गैम्बलिंग हो सकता है, प्राइज हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो हम आपसे पूछते हैं एग्जाम में हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम, तो इनकम के अनलिमिटेड सोर्स है, क्योंकि पांचवें में एक्सेट्रा भी आ गया, लेकिन हाँ कितने कैटेगरी में बांटा गया है, तो 5 कैटेगरी में बांटा गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे, 4% एजुकेशन सेज, लिखेंगे पॉइंट बना के, 4% एजुकेशन सेज एंड हेल्थ सेज, शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड ऑन इनकम टैक्स। शिक्षा उपकर और स्वास्थ्य उपकर भी आयकर पर लगाया जा रहा है। ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड ऑन इनकम टैक्स, शिक्षा उपकर और स्वास्थ्य उपकर भी आयकर पर लगाया जा रहा है। तो इस बात को सीखने के लिए हमें एक हेडिंग डालना होगा, शेष उपकर। तो आज के लिए बच्चों यहीं पे छोड़ेंगे इसको। तो ये थी अपने बच्चों दूसरी क्लास। अभी टेक्स्ट चैप्टर लगभग 1 क्लास और लेगा, हो सकता है थोड़े से और भी लगे, तो अभी बंद मत करिए। हमने आपसे वादा किया था कि हर टॉपिक के बाद हम आपको क्वेश्चन देंगे, तो आज से बच्चों हम क्लास 1 का क्वेश्चन अवेलेबल करा रहे हैं।
उसको आपको डिस्क करना है और फिर उसको जहाँ पे डाउट आए हमसे पूछना है। और आपकी कोई क्वारीज हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मंडे से प्रॉपर आपकी जीएस की क्लासेस भी चलने लगेंगी। उसकी टाइमिंग हम लोगों ने बच्चों 4:30 से 6:30 रखा है। हाँ, मैथ का भी शुरू कर रहे हैं। और 4:30 से 6:30 होगी। और मेरी जिस दिन क्लास होगी 6 से होगी, या 6:30 से 8 उस दिन कर लेंगे। तो धीरे धीरे आपको टाइम टेबल और शेड्यूल मिलता चला जाएगा पूरे वीक का कि इस दिन क्या होगा, कौन सा टॉपिक होगा। और रही बात मैथ की फुल बैच की या इस तरीके किसी बैच की, तो वो भी हम अपडेट कर देंगे। अभी हमारा डाउट सेशन चल रहा है वहाँ पे लाइव, उस पर भी आप देख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है मुकेश? और कोई क्वेश्चन? मैंने जीएस वाला भी ले लिया। हाँ ठीक है बच्चे, आपके लिए बेहतर है और सारे सिलेबस आपके कवर हो जाएंगे। जीएस में इकोनॉमिक्स मेरा यही क्लास चला करेगा।